ओके चलो करते हैं फिर स्टार्ट वही क्लास। एक मिनट देख लेते हैं वॉइस क्लियर है। ओके चलिए करते हैं स्टार्ट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? So today is the average PYQ class because in the last session we have discussed about the topic average. Average के बारे में 3 to 4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि फर्स्ट वन व्हाट इज द एवरेज। एवरेज इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी और उनकी तो आपको अलग अलग आयु गिवन है, एजेस गिवन है, तो आप क्या करेंगे, उन सारे जो पर्सन्स हैं उन सब की एज का सम करेंगे और जितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं उससे क्या कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन आपका दूसरा अगर बनेगा तो वो इस पॉइंट पर बनेगा कि व्हाट इज द एवरेज। एवरेज का फर्स्ट मीनिंग तो ये हो गया। सेकंड मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो एवरेज इज द मीन वैल्यू, मिड वैल्यू, कि जो भी बीच वाला ऑब्जर्वेशन होगा सबसे मिड वाली वैल्यू होगी, दैट इज द एवरेज। एंड थर्ड पॉइंट इज कि जो एवरेज है, एवरेज इज व्हाट, एवरेज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इक्वल पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करें तो एवरेज का मतलब क्या आएगा कि जो इक्वल पार्ट आएगा हर एक के हिस्से में, दैट इज द एवरेज। तो ये 3 पॉइंट्स हमने एवरेज के बारे में डिस्कस किए थे। अब आज जो क्लास होगी इसमें हम टोटल देखेंगे कि एप्लीकेशन हम कैसे यूज करेंगे एवरेज का। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, एवरेज का एप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे। तो एवरेज का एप्लीकेशन, अब देखिए जितने भी क्वेश्चंस हमने वो किए थे, क्लास में किए थे डिस्कस, तो उसमें से जो पॉइंट्स हमने वहां पर लर्न किए हैं, जो भी कंसेप्ट्स हमने लर्न किए हैं, अब उनका एप्लीकेशन हमें यूज करना है। जो भी पीवाईक्यूज होंगे, जैसे मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, अ स्टूडेंट ऑन हर फर्स्ट 3 टेस्ट रिसीव्स on average score of n points if she exceeds her previous average score by 20 points on her 4th test, then what is the average score for the first 4 test। क्वेश्चन में कहा गया है अपने प्रथम 3 परीक्षणों में किसी छात्रा का औसत प्राप्तांक n अंक है, यदि वह अपने चौथे परीक्षण में पिछले औसत प्राप्तांक से 20 अंक अधिक प्राप्त करती है तो प्रथम 4 परीक्षणों का औसत प्राप्तांक क्या होगा। यानी जो एवरेज पुटअप किया है वो फर्स्ट 4 का एवरेज आपसे पुटअप किया जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि जो फर्स्ट 3 है उनका कुछ एवरेज था। अब मैंने कहा अगर उनका एवरेज कितना है, n है, ठीक है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी, n x y z 20 30 40 50 जो भी आपकी ये वैल्यू हो। मैंने कहा तो एवरेज काम किस तरह से करता है, मैंने ये पॉइंट आपको बताया था, क्योंकि पीवाईक्यू का मतलब क्या है, पीवाईक्यू एनालिसिस का मतलब है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, एवरेज का एप्लीकेशन उसने कैसे यूज किया, और हमने जो पढ़ा है क्या हम उसको यूज कर पा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर या नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन के अंदर कि जो भी क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है, अगर मैं कहूं कि भी आपके फर्स्ट 3 का जो भी एवरेज था, मान लिया एवरेज 20 था, एवरेज कितना था 20, अगर वो 4th वाले में भी 20 लेके आता तो एवरेज एज इट इज रहता है ना। जैसे पहले 3 प्राप्तांक, जो पहले 3 एग्जाम है, पहले 3 परीक्षण है, उनमें जो एवरेज है वो कितना है, n है। अगले वाले में भी अगर नेक्स्ट वाले में 4th वाले में भी वो n लेके आता तो एवरेज एज इट इज रहता, एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट नेक्स्ट वाले में वो कितने लेके आया, चौथे परीक्षण में औसत प्राप्तांक से, 4th वाले में कितने लेके आया, n+20, कितने लेके आया, n+20। अगर n+20 लेके आया है
मतलब वो ये कहना चाह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि जो फोर्थ वाला है उसमें पहले 3 से 20 नंबर ज्यादा लेके आया है। अब ये जो 20 नंबर ज्यादा लेके आया है ये एवरेज को बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? डेफिनेटली बढ़ाएगा। ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है। तो ये एवरेज को कितना बढ़ाएगा? तो आपने कहा इस 20 में से हर एक के हिस्से में जितना आएगा, तो मैंने कहा कितने मेंबर हैं? 4। तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा? 5। 5 अंक अब ज्यादा आएंगे। और मैंने दूसरा पॉइंट आपको ये सिखाया था कि आपके जो इफेक्ट हर एक के हिस्से में पड़ेगा वही इफेक्ट सीधा किस पर आएगा? एवरेज पर आएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर हर एक के हिस्से में 5 मार्क्स ज्यादा आएंगे, इसका मतलब अब जो नया एवरेज होगा वो होगा n+5। तो अगर क्वेश्चन का एप्लीकेशन आप यूज करना जानते हैं, एवरेज का एप्लीकेशन आप यूज करना जानते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप विदाउट कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम इसी को सॉल्यूशन करें तो कैसे करेंगे? तो अब देखो सॉल्यूशन भी मैं करके दिखा देता हूं, और फिर जो अभी मैंने कंसेप्ट आपके साथ बताया वो कंसेप्ट भी आपके साथ क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो कितना है भाई? n है। तो मैंने कहा सम कितना होगा भाई? 3n भाई, 3 इंटू n। अगर 3 ऑब्जर्वेशन का एवरेज n है, इट मींस दैट इन एवरी ऑब्जर्वेशन ही गोट 3 3 3 सॉरी n, तो 3 टाइम्स ऑफ n मार्क्स उसको मिले। अब अगर मैंने कहा कि जो फोर्थ नंबर का जो है उसमें उसके कितने मार्क्स आए? तो उसमें मार्क्स आए उसके n+20। तो मैंने कहा ये पहले 3 का सम, ये फोर्थ का, तो आपने कहा कि टोटल जो 4 ऑब्जर्वेशन का सम आएगा सर वो कितना आएगा? 3 टाइम्स ऑफ n+n+20। तो 4 टाइम्स ऑफ n+20 या 4 कॉमन निकाल लेंगे तो n+5। आपने का जो 4 ऑब्जर्वेशन है सर उनका टोटल सम कितना है? आपका ये है। अब उसने पूछा इन 4 का एवरेज, तो मैंने कहा एवरेज क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आएगा? n+5। या तो आप इस क्वेश्चन को समझेंगे ऐसे फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है, या फिर जो मैंने मेथड आपको सिखाया है इसको आप कॉपी कर लीजिए। फिर मैं वो मेथड भी आपको डायरेक्ट बताता हूं कि हम इसको बिना कैलकुलेशन के ऐसे ही माइंड से कैसे करेंगे, बिना कैलकुलेशन के, बिना पेपर पेन के। डन। डन। आप देखिए इसी क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे? देखिए 3 ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब उसने कहा जो पहले 3 परीक्षण है उनका जो एवरेज है, एवरेज स्कोर कितना है? n है। इट मींस दैट इसमें भी n मिले उसको, इसमें भी n, इसमें भी n, तभी तो उसका एवरेज स्कोर n आया। n+n+n+n और डिवाइडेड बाय 3, 3 टाइम्स ऑफ n डिवाइडेड बाय 3, तो n आ जाएगा। अब मैंने कहा अगर वो फोर्थ वाले में भी n लेके आता तो एवरेज सेम रहता। एवरेज क्या रहता? सेम। मैंने कहा अगर n से ज्यादा लेके आ गया तो एवरेज इंक्रीज होगा, अगर कम लेके आएगा तो एवरेज डिक्रीज होगा। एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ता है? मैंने कहा जो ईच पार्ट पर इफेक्ट पड़ता है। अगर ईच पार्ट को आप 5 मार्क्स से ऐड करोगे तो एवरेज भी 5 ऐड हो जाएगा। अगर डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करोगे डिवाइड हो जाएगा। इट मींस दैट द इफेक्ट ऑन ईच पार्ट विल रिफ्लेक्ट एग्जैक्टली इन द एवरेज। तो मैंने कहा अब उसने क्या कहा है कि जो फोर्थ नंबर वाला है, जो चौथे नंबर वाला जो उसका क्या है? परीक्षण है, टेस्ट है उसका, तो उस टेस्ट में उसने क्या किया
कि औसत प्राप्तांक जो पिछले औसत प्राप्तांक हैं, यानी जो पहले 3 का एवरेज है, उससे 20 नंबर वो ज्यादा लेके आया। तो मैंने कहा ये जो 20 नंबर वो ज्यादा लेके आया, ये एवरेज को इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा? आपने कहा इस 20 में से हर एक के हिस्से में जितना आएगा उतना इंक्रीज करेगा सर। तो मैंने कहा अगर वो 20 इंक्रीज कर रहा है, तो मैंने कहा कितने लोगों पर डिवाइड करना है? 3 पर नहीं, अब 4 पर, क्योंकि 4 टेस्ट हो गए टोटल। तो मैंने कहा ईच पार्ट में 5 ऐड हो जाएगा सर। तो आपने कहा अगर ईच पार्ट में 5 ऐड हो जाएगा तो इसमें भी +5, इसमें भी +5, इसमें भी +5। और मैंने कहा अगर इसका n होता तो इसमें भी +5, इसमें भी +5, इसमें भी +5, इसमें भी +5। तो जो एवरेज होगा ना सर, वो क्या हो जाएगा? n+5। तो इस बात को, अगर ये एप्लीकेशन मैंने स्टार्टिंग में सिखाया आपको कि एवरेज पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, तो मैंने कहा कि जो हमने कंसेप्ट पढ़ा, जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, वो ये समझने के लिए किए कि एवरेज काम कैसे करता है। बट क्वेश्चन वो नहीं आएंगे, क्वेश्चन ऐसे आएगा एप्लीकेशन पर। अगर आप एप्लीकेशन यूज करना जानते हैं, एवरेज को यूज करना जानते हैं, तो ही आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टूड माई पॉइंट? क्लियर है? ये पॉइंट मैंने बहुत बार समझाया आपको क्लासरूम में एवरेज में। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, अब देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, क्वेश्चन में क्या अप्रोच यूज हुई है वो इंपॉर्टेंट है आपकी। अगर वो आप एक बार सीख गए तो डेफिनेटली यू कैन डू द क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी वॉज ₹5,000। अगर आप एवरेज का एप्लीकेशन जानते हैं ना, तो इस क्वेश्चन को भी बिना पेन पेपर के कर सकते हैं आप, ऐसे ही माइंडली कैलकुलेट करके। द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी वॉज ₹5,000। कि एक कंपनी है, उसमें जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबका जो औसत वेतन है वो कितना है? 5,000 है। और ये औसत वेतन किसका है? मंथ का है। ठीक है, मंथ और ईयर का भी ध्यान रखना वहां पर। द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू मेल एंड पेड टू फीमेल वॉज 5,200 एंड 4,200 रेस्पेक्टिवली, then the percentage of male employed in the company is। अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका मिक्सचर एलिगेशन से हो जाएगा। कैसे? क्योंकि पूरी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनका एवरेज दिया है मंथली सैलरी का, मेल का मंथली सैलरी का, ईच मेल का दिया है, ईच फीमेल का। तो मैंने कहा बाय एलिगेशन मेथड यू कैन फाइंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल। अब मैंने कहा आपको क्या बताना है कि कंपनी में कितने मेल हैं और कितने फीमेल। आप परसेंट में बता सकते हो क्या? एग्जैक्टली बता सकते हो उस क्वेश्चन में कितने मेल हैं या कितने फीमेल हैं? आपने कहा सर एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। एग्जैक्टली हम तब बता सकते या तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स दे या टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे, तो रेशियो से उसको कनेक्ट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को स्टडी करेंगे तो क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। हालांकि हम इसको विदाउट एलिगेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? टोटल जो मंथली सैलरी है, मैंने कहा टोटल मंथली सैलरी मेल की अगर मैंने बात करूं कि मेल जो है वो m है, सपोज दैट मेल कितने हैं? m है। तो इनकी मंथली जो एवरेज सैलरी है मेल की वो कितनी है? 5,200। तो टोटल सैलरी कितनी होगी भाई? टोटल नंबर ऑफ मेल्स, मैंने कहा 4 व्यक्तियों की औसत सैलरी मान लिया 5200 रुपये है, तो टोटल सैलरी कितनी होगी? 4 × 5,200। अगर यहाँ मैंने m मेल माने हैं तो m की कितनी होगी? m × 5,200। और अगर फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल की कितनी होगी? f × 4,200। तो मेरे हिसाब से जो मेल्स हैं और जो फीमेल्स हैं उनकी टोटल सैलरी इतनी हो जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी भाई? m + f, जितने मेल और फीमेल हैं उसमें मल्टीप्लाई करूंगा टोटल की सैलरी से, और यहां से क्या निकाल लूंगा मैं? सॉल्व करके मेल और फीमेल का रेशियो। या तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से शॉर्ट आउट करूं कैलकुलेट करके, और अगर आप कैलकुलेशन को आसान करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि जब जब आपकी परसेंट में, फ्रैक्शन में, आपका रेशियो में, आपका एवरेज में, कहीं भी अगर दो चीजों की अलग अलग वैल्यू दी है और उनकी मिक्स वैल्यू दी है तो यू कैन अप्लाई द एलिगेशन मेथड। आप एलिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टोटल मेल का एवरेज मंथली सैलरी,
फीमेल की एवरेज मंथली सैलरी और टोटल कंपनी के मेल प्लस फीमेल यानी टोटल एम्प्लॉइज की मंथली सैलरी का एवरेज गिवन है। वो क्वेश्चन को घुमा भी सकता है, वो ये कह सकता है 5000 के प्लेस पे द ईयरली एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इज 60,000। तो अगर वहां मंथली है तो यहां भी आपको मंथली ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी उस कंडीशन में। इज दैट क्लियर? तो हम इस क्वेश्चन को या तो ऐसे करेंगे या फिर क्या करेंगे, हम इसमें मेल फीमेल, मेल की टोटल सैलरी एवरेज सैलरी मंथली कितनी है 5200, इसकी 4200 और टोटल एम्प्लॉइज की कितनी है, तो यू कैन अप्लाई द एलिगेशन मेथड। अब ऊपर हमेशा ध्यान रखना, आपने इसको सही राइट डाउन किया है या नहीं किया है, कैसे चेक करेंगे? तो मैंने बताया कि जो मिड में वैल्यू होगी दैट इज द मिड वैल्यू, अपर में जो एक वैल्यू होगी उससे ग्रेटर होगी और एक उससे स्मॉलर होगी। इज दैट क्लियर? तो आपने कहा ये 5200 से 5000 जाएगा तो 200 और 5000 से जाएगा तो 800, तो रेशियो कितना आएगा 4:1। तो आपने कहा सर अगर टोटल नंबर ऑफ मेल्स 4 यूनिट हैं तो फीमेल कितने यूनिट हैं 1 यूनिट। मैंने कहा रेशियो से परसेंटेज और एग्जैक्ट वैल्यू से परसेंटेज सेम ही आएगा। तो आपने कहा इसमें कितने मेल हैं, मेल परसेंट पता करना है ना, तो मेल कितने हैं 4 यूनिट हैं, किसमें से टोटल में से, कितने यूनिट में से 5 में से, यानी 4/5 इसमें क्या है आपके मेल हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इससे कितने टाइम्स 20। तो आपने कहा सर इसमें 80% तो है मेल और 20% है फीमेल। तो उसने किसकी पूछी है, पुरुष कर्मचारियों की संख्या पूछी है, मेल एम्प्लॉइज की पूछी है, तो हो गया आपके 80%। क्लियर है? कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता सी सेट में, एप्लीकेशन अगर यूज करना जानते हैं आप टॉपिक की, यू कैन डू, कीजिए कॉपी। डेफिनेटली पेपर चाहे जितना टफ आ जाए 40 क्वेश्चन अगर आपने एक बार अच्छे से तैयारी कर ली और प्रैक्टिस कर ली है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा एक और अनाउंसमेंट कि अभी जो हमने टेस्ट सीरीज प्लान की है, टेस्ट सीरीज का मैं शेड्यूल आज ग्रुप में सेंड करूंगा। तो जो टेस्ट सीरीज सेक्शनल टेस्ट होंगे आपके, क्योंकि फिर क्या हो रहा है कि भी अलग अलग बैचेज में अलग अलग तरह से चल रही हैं चीज़ें, तो फिर मुझे मल्टीपल टेस्ट सीरीज बनानी पड़ेगी, वो हेक्टिक हो जाएगा। लेकिन मैंने सीक्वेंस सब में सेम कराई है, तो अभी जो आपकी टेस्ट सीरीज होगी उसके अकॉर्डिंग होगी आपकी। मैं आपको बता दूंगा सेक्शनल टेस्ट उसमें किस तरह से काम करेंगे। जैसे पहला टेस्ट हुआ था आपका नंबर सिस्टम कोडिंग डिकोडिंग परसेंटेज का, फिर नेक्स्ट प्रीवियस वाला मतलब एक टॉपिक आगे के 2 टॉपिक, फिर प्रीवियस एक आगे के 2 टॉपिक, उसमें से नेक्स्ट 2 टॉपिक्स जो हैं यानी 3 से 4 टॉपिक, 3 से 4 टॉपिक, जिसमें कि 2 क्वांट के होंगे, एक रीजनिंग, 2 क्वांट एक रीजनिंग, और फिर लास्ट में आके उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी क्या हो जाएगा एड ऑन। तो लगभग आपके अप्रोक्सीमेट 20 सेक्शनल टेस्ट होंगे इस तरह की 20। तो वो जो टेस्ट सीरीज है टेस्ट बन गए हैं आपके दोनों लैंग्वेजेस में, तो सैटरडे से आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, अपकमिंग सैटरडे से। नहीं स्टार्ट करूंगा मैं, एक टेस्ट मैंने लिया था टेस्ट सेक्शनल टेस्ट 1, वो लिया था आपका जुलाई अगस्त में पहले ही, है ना। हाँ तो अभी जो स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ से फ्रेश तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। 2 टेस्ट मैंने लिए हैं और टेस्ट नंबर 3 से अब हम स्टार्ट करेंगे, या टेस्ट नंबर 2 से, ठीक है। तो ये जो टेस्ट आपके सारे होंगे, ये सारे टेस्ट आपके सैटरडे को होंगे। सेक्शनल टेस्ट का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 1 आवर का रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उस 40 क्वेश्चन यानी सेक्शनल टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो मेन पर्पज है वो ये है कि जो हमने स्टडी किया उसको हमें सीखना, यानी कुछ क्वेश्चंस कैसे होंगे डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, जो प्रैक्टिस जिस तरह के मैंने क्वेश्चंस कराए डेटा चेंज करके वैसे क्वेश्चंस होंगे। उसमें 30-40% PYQs होंगे और कुछ डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस होंगे, उसमें एड ऑन कर करके आपका 1-1, 2-2 क्वेश्चन की भी डेटा सफिशिएंसी। अभी मैं इसके बाद जो है ना आपका टाइम एंड डिस्टेंस के बाद पहले डेटा सफिशिएंसी पढ़ाऊंगा, या डेटा सफिशिएंसी आपको सबसे लास्ट में ही कराना पड़ेगा मुझे, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन हम 1-1, 2-2 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं कि वो, इसलिए क्योंकि डेटा सफिशिएंसी का जो क्वेश्चन है, जैसे आपने परसेंटेज पढ़ लिया तो परसेंटेज का डेटा सफिशिएंसी आपको आना चाहिए। मैंने कराया भी है कुछ कुछ टॉपिक्स में आपको साथ साथ, है ना, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा।
तो ये जो सेक्शनल टेस्ट है ये आपका एक तरह से रिवीजन में हेल्प करेंगे, यानी आपको घर जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे टॉपिक स्टडी किया, टॉपिक पढ़ा, उसका रिवीजन किया आपने, पीवाईक्यूज मैं क्लास में करा ही रहा हूँ, उसका थॉट आपको दे ही रहा हूँ, उसके बाद बस आप टेस्ट देंगे, टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस और जो वीक पॉइंट्स हैं, ये टेस्ट इसलिए हैं कि आपकी फुल लेंथ टेस्ट में जो प्रॉब्लम आएगी वो आपकी पहले ही रिमूव हो जाए छोटे छोटे टॉपिक्स में, कि इस टॉपिक में मुझे ये दिक्कत है, मैं इस तरह के क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाता या कर पाती, और मैं इस कंसेप्ट में यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम है, तो वो आप रेक्टिफाई कर पाए। इसलिए 3-3 टॉपिक का मैंने बनाया है ताकि आपको रिवीजन करने में भी आसानी रहे। उसके बाद जब हम फैब्स के बाद स्टार्ट करेंगे फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, फिर आपके टोटल वही 80 क्वेश्चन, और इन सारे टेस्ट का जो है आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा पूरा डिटेल में, ठीक है। आई विल रिकॉर्ड दैट इन एडवांस। तो जैसे ही आपका टेस्ट होगा, सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, सेम डे आपको आंसर की मिल जाएगी, और बाय टिल इवनिंग या नेक्स्ट आपके संडे मॉर्निंग तक आपको उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो किसी को कहीं भी प्रॉब्लम आएगी, आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू स्टडी, और ये मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देगा आपको, क्योंकि अब रिमेनिंग टाइम ज़्यादा नहीं है आपके एग्जाम में। अप्रोक्सीमेट ये मान के चलिए दिसंबर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, तो मैक्स टू मैक्स आप जैन, क्योंकि फेब से तो 100% यू आर डेडिकेटेड टू पीटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। मैं बता देता हूं आपको, 1 मिनट रुकिए। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनको मैं वापस से रिवाइज कराऊंगा, हालांकि इसका वीडियो भी है आपके पास में ऑलरेडी। नंबर सिस्टम वी हैव डन, परसेंटेज वी हैव डन, प्रॉफिट एंड लॉस वी हैव डन, एवरेज वी हैव डन, और इसमें क्या हो गया आपका, रेशियो वी हैव डन, टाइम एंड वर्क डन। तो क्वांट में आपकी ये टॉपिक्स अप्रोक्सीमेट हो सकता है, 1-2 टॉपिक और मैंने कराया हो आई थिंक, ठीक है, ये टॉपिक हुए हैं। अगर मैं रीजनिंग सेक्शन में बात करूं तो पहला आपका कोडिंग डिकोडिंग, पैटर्न सीक्वेंस, ये एक ही टॉपिक है एक तरह से, सीरीज, ये तीनों मैंने एक ही टॉपिक में कराए हैं आपको। उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन, हाँ, डायरेक्शन, इस 3 वीक में टाइम एंड वर्क और आपका डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, पाइप सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, ये सब कराए हैं आपके, ठीक है। और कोई टॉपिक कराया इसमें, ये टॉपिक है, और ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बेसिक है ना। जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम को हम इतने अच्छे से स्टडी करेंगे और इतने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और वो अगर आप समझ गए तो डेफिनेटली अगर 15 क्वेश्चंस आएंगे तो 15 में से 5 to 6 तो डेफिनेटली 100% आप करेंगे ही करेंगे। डेटा सफिशियंसी के 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 13 या 4 क्वेश्चंस आप करेंगे ही करेंगे। हमारा टारगेट है कि जो अगर बिल्कुल डिफिकल्ट क्वांट भी आता है तो 12 to 15 क्वेश्चंस हमें करने ही करने हैं विद 100% एक्यूरेसी। और जैसे मैंने बताया था रीजनिंग में 5-6 क्वेश्चंस, और कॉम्प्रीहेंशन में आपको बहुत अच्छा है तो 20 to 23, और नॉर्मल है तो तब भी 18-20 हमें राइट करने ही करने हैं। तो इस तरह से हमारा जो टारगेट है वो 40 क्वेश्चंस राइट करने का है, 35 to 40 क्वेश्चंस राइट करने का है। बस कोशिश ये करनी है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करेगा, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, वरना आपका होता हुआ सिलेक्शन रुक जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखते हैं इसको ध्यान से। क्वेश्चन है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन सर्टेन फैमिली ऑफ 5 इज ₹10,000। भाई 5 व्यक्तियों का एक परिवार है, उसमें जो प्रति व्यक्ति औसत आय है वो कितनी है, 10,000 रुपए प्रति माह, मंथली एवरेज दिया है आपको।
ठीक है, what will be the average monthly income of a person in the same family if the income of one person increased by 1,20,000 per year। अब देखो इस क्वेश्चन को हम अगर डिटेल में जाएंगे, मैं पहले डिटेल में करा देता हूं आपको, फिर जो हमने अप्रोच सीखी है उसको अप्लाई करके बिना पेन पेपर के भी हम सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं कि क्वेश्चन हमने पढ़ा, क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक परिवार है, कितने लोग हैं, जिसमें 5 लोग हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने आपके पास में 5। उसने कहा उनका जो एवरेज है मंथली इनकम का वो 10,000 है, तो मैंने कहा 10 इंटू 5 टोटल फैमिली का जो सैलरी है वो कितनी है 50,000 है। कितनी है 50,000। अब उसमें से एक पर्सन की जो सैलरी है वो 1,20,000 पर ईयर बढ़ी, और यहां क्या है मंथली, तो मैंने कहा अगर पर ईयर 1,20,000 बढ़ी होगी तो एक साल में 12 महीने में, और 12 से आप डिवाइड करोगे, 12 से डिवाइड करोगे, यानी उसकी सैलरी बढ़ी 10,000 रुपए महीना। अगर 10,000 रुपए महीना उसकी सैलरी बढ़ गई है, ठीक है, टोटल, तो टोटल में कितना मंथली सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ 10,000, यानी पहले टोटल सैलरी परिवार की कितनी थी 50,000, अब हो जाएगी 60,000, तो 60,000 डिवाइडेड बाई 5, यानी अब जो नई औसत सैलरी हो जाएगी परिवार की 12,000 रुपए प्रति माह। या तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करें, या मैंने आपको क्या बताया है कि भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एवरेज, तो एवरेज के 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। 3 पॉइंट, नंबर फर्स्ट, एवरेज क्या होता है आपका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहला पॉइंट ये याद रखना है आपको। दूसरा पॉइंट, एवरेज इज व्हाट, एवरेज इज द मीन वैल्यू या मिड वैल्यू, कि जो भी सबसे मिड वाला ऑब्जर्वेशन होगा, एकदम बीच वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा, वही क्या होगा आपका एवरेज होगा। अगर कंटिन्यूअसली 4 नंबर हैं, 10 नंबर हैं, 20 नंबर हैं, लगातार वेट है नंबर्स में, तो जो एवरेज होगा बिल्कुल बीच वाली वैल्यू एवरेज आएगी आपकी हमेशा। क्लियर माय पॉइंट। तीसरा मैंने आपको बताया है कि एवरेज का एक और मतलब होता है आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर हम एवरेज की बात कर रहे हैं कि 5 व्यक्तियों का जो एवरेज एज है वो 10 साल है, इसका मतलब ऑन एवरेज अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 10-10 साल हर एक की आयु आएगी। पॉइंट नंबर 4, मैंने आपको बताया है कि एवरेज पर वही इफेक्ट पड़ता है जो ईच ऑब्जर्वेशन पर। अगर ईच ऑब्जर्वेशन को आप 5 इंक्रीज करोगे तो एवरेज 5 इंक्रीज हो जाएगा, ईच ऑब्जर्वेशन को आप 5 डिक्रीज करोगे तो एवरेज 5 डिक्रीज हो जाएगा, ईच ऑब्जर्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी जो प्रभाव, जो इफेक्ट आपका ईच ऑब्जर्वेशन पे करने के लिए कहा जाए, वही डायरेक्ट इफेक्ट किस पर कर दीजिए आप, एवरेज में कर दीजिए वही चेंज। क्लियर। ये इतने काम का पॉइंट है आपका कि लगभग 70-80% जो सवाल हैं, और अगर मैं इन चारों को यूज करूं तो 100% क्वेश्चंस में इसके अलावा कुछ है ही नहीं एवरेज में। ये केवल 4 बातें हैं एवरेज में, बात खत्म। जैसे अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो परसेंटेज इज ऑल अबाउट ओनली 2 टर्म्स, केवल 2 टर्म्स पर। अगर ऐसे ही मैं किसकी बात करूं, परसेंटेज टॉपिक की, तो परसेंटेज में केवल 2 चीजें हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बताओ कौन कौन सी, क्या करते हैं हम परसेंटेज में? 2 ही चीज करते हैं, कन्वर्जन और कंपैरिजन। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। नहीं करते। जब मैंने ध्यान से देखा, परसेंटेज को स्टडी किया, मैं कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स बना रहा था कि जो सी सेट है ना, सी सेट में जो क्वांट है और जो वन डे एग्जाम में क्वांट है, वो यही डिफर है। बस हमें बस ओवरव्यू समझना टॉपिक का। अगर हम ये पकड़ गए तो हम कैसा भी क्वेश्चन कर देंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे मैंने कहा एवरेज में 4 ही पॉइंट है मोटे मोटे,
आप किसी भी एग्जाम के लिए जाइए, हाँ किसी में कैलकुलेशन टफ डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन मेन थीम यही रहेगी। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि परसेंटेज में क्या है, या तो कन्वर्जन है, परसेंट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, रेशियो से परसेंट में पूछ रहा वैल्यू, परसेंट से रेशियो में कन्वर्जन कर रहे हैं, या फिर कंपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ करते हैं क्या परसेंटेज में? नहीं करते। प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसी मैं बात करूं तो आपका या तो प्रॉफिट होगा या सेल होगी या डिस्काउंट, तीसरा कुछ है ही नहीं। अब वो किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पर और एमआरपी पर। 3 और 3 6 ये पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट्स पर क्वेश्चंस घूमेंगे। ऐसे ही टाइम एंड वर्क में मैंने क्या बताया आपको कि टाइम, वर्क और इफिशियंसी, ये 3 पॉइंट है जिसकी इफिशियंसी जितनी ज्यादा, या मैंने 2 पॉइंट्स वहां बताए थे कि व्हाट इज द, आपको 2 रिलेशन ध्यान रखने हैं। टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, और टाइम और वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है बस। तो अगर इस तरह से पॉइंट्स बना बना के आप टॉपिक को स्टडी करेंगे तो एफर्ट कम लगाने पड़ेंगे, आउटपुट ज्यादा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब इस क्वेश्चन में आते हैं। जैसे क्योंकि जब इस ऑब्जर्वेशन पर आप आ जाएंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो सी सेट में सर क्वेश्चंस आते हैं ना, तो 90% क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं ही नहीं। उसको तो बस ये जानना है कि एवरेज काम कैसे करता है, ये बता दीजिए बस मुझे। ठीक है, अगर आप इतना जानते हैं बात खत्म। ठीक है, उसने कहा कि 5 व्यक्तियों का एक परिवार है, तो पहले हम इसको सिंपल फॉर्म से करते हैं, बेसिक मेथड से करते हैं, फिर डायरेक्ट समझेंगे। 5 का जो एवरेज है मंथली का वो कितना है भाई? 10,000 है ना, 10,000। तो मैंने कहा टोटल सैलरी कितनी आएगी पूरे परिवार की? 50,000, 50,000 रुपये आ जाएगी। अब उसने कहा इनमें से एक पर्सन की जो सैलरी है वो प्रति वर्ष 1,20,000 रुपए के हिसाब से इंक्रीज हो गई। तो मैंने कहा जब वो 1,20,000, इन्हीं में से नया पर्सन नहीं आया, अगर नया पर्सन आ जाएगा तो 6 व्यक्ति हो जाएंगे, फिर नंबर ऑफ पर्सन 6 हो जाएंगे, फिर जो नेक्स्ट वाला एवरेज निकालेंगे वो 6 से डिवाइड करके फाइंड आउट करेंगे, ये भी ध्यान रखना। तो मैंने कहा 1,20,000 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10,000। तो आपने कहा अगर इसमें 10,000 और इंक्रीज कर दें, भाई ये मंथली है, ये भी मंथली है, तो आपने कहा अब कितनी हो जाएगी टोटल सैलरी? 60,000। तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर जो नया एवरेज है, एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैंने कहा 60,000 डिवाइडेड बाय 5, यानी जो आपका नया एवरेज है अब कितना हो जाएगा भाई? 12,000 रुपए प्रति माह। तो अब हमने इसको बेसिक कंसेप्ट से समझ लिया, इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम इसको बिना पेन पेपर के समझते हैं फिर। ठीक है, डन। चलिए अब मैंने कहा देखो 5 पर्सन है, 5 पर्सन है, इनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है भाई? 10,000 है। अब उसने कहा इनमें से एक पर्सन की एज बढ़ गई। मैंने कहा एज बढ़े या घटे, एवरेज पर इफेक्ट वही पड़ेगा, पॉइंट वही याद रखना, पॉइंट नंबर 4 कि एवरेज में क्या चेंजेज आएंगे। आप ये पता कर लीजिए हर एक के हिस्से में क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, कितना इंक्रीज होगा कितना डिक्रीज होगा। जितना इंक्रीज डिक्रीज ईच ऑब्जर्वेशन में होगा, ईच पर्सन की सैलरी में होगा, उतना ही डायरेक्ट आप किस में कर दीजिए चेंज? एवरेज में कर दीजिए। दैट विल योर आंसर। अब उसने कहा एक पर्सन है, उसकी जो मासिक सैलरी सबकी दी है और इसकी वार्षिक सैलरी की बात की है, ईयरली 1,20,000 रुपए इंक्रीज हो गई। तो मैंने कहा 100% एवरेज तो इंक्रीज ही होगा। तो आपने कहा ये मंथली कितना इंक्रीज होगा? आपने कहा 10,000 इंक्रीज होगा। मैंने कहा ये जो 10,000 रुपए इंक्रीज होंगे, अब टोटल में
10,000 रुपये इंक्रीज हो गए। अब मैंने कहा टोटल में अगर मैं 10,000 रुपये इंक्रीज कर दूंगा तो एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपने कहा इस 10,000 में से हर एक के हिस्से में जितना पैसा आएगा एवरेज उतना इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने कहा ये 10,000 को अगर हम 5 लोगों में डिवाइड करें तो हर एक के हिस्से में कितना प्लस होगा, 2,000 प्लस हो जाएगा। आपने कहा अब हर एक के हिस्से में इस पर्सन की सैलरी बढ़ने की वजह से हर एक के हिस्से में 2,000 एवरेज ज्यादा आएगा। इसका मतलब नया जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 12,000 आएगा। बात खत्म। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, माइंडली कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं। राइट, ठीक है, क्लियर। तो आंसर होगा ऑप्शन। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन। ऐसे न जाने मैंने कितने क्वेश्चंस आपको कराए हैं, अलग अलग तरीके से कराए हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसमें मैंने 2 पॉइंट बताए थे कि अगर आपसे कहा जाए कि 9 व्यक्तियों का, 10 व्यक्तियों का, 11 व्यक्तियों का औसत वेट, औसत आयु इतनी है, उसमें से फर्स्ट और लास्ट का पुटअप कर लिया जाए, जब लगातार चल रहे हो अगर वो लगातार, तो संख्याओं में मैंने बताया था कि अगर 5 लगातार, 10 लगातार, 20 लगातार संख्याएं हैं और उनमें से कहा जाए कि फर्स्ट और लास्ट का एवरेज बताओ, तो मैंने कहा एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, सेम होगा। बट यहां पे लगातार नहीं है, 5 अलग अलग पर्सन है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज 50 kg। कि 9 लोग हैं, उनका जो औसत वजन है वो 50 किलो है, मतलब टोटल वजन 450 किलो होगा। 9 इंटू 50। या हम कह सकते हैं कि अगर 9 व्यक्तियों का औसत वेट, एवरेज वेट 50 kg है, इसका मतलब हर पर्सन का वेट 50 50 50 अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, एग्जैक्टली तो अलग अलग होगा डेफिनेटली इनका। अब उसने कहा द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, पहले 5 का एवरेज दिया है तो पहले 5 का सम आ जाएगा। द एवरेज ऑफ लास्ट 5, आपने कहा तो 5 और 5 10 लोग हो गए। मैंने कहा 10 कैसे हो गए, आपने कहा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये जो बीच वाला है ये 2 बार ऐड हो गया। तो पहले 5 का सम प्लस लास्ट वाले 5 का सम जो आएगा, उसमें से आप 9 का सम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो वो जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस क्या आएगा, आपने कहा वो डिफरेंस इसलिए आ रहा है भाई 5 और 5 कितने नंबर हो जा रहे हैं, 10। इसका मतलब ये वाला नंबर 2 बार ऐड हो गया। तो सम तो वो 9 के इक्वल आना चाहिए था ना। तो मैंने कहा इक्वल क्यों नहीं आया, क्योंकि ये वाला नंबर 2 टाइम्स ऐड हुआ, तो जो डिफरेंस आया वो यही है, 5th नंबर ही है वो, या 5th पर्सन का वेट है वो, इसी वजह से वो डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। ये फेवरेट कंसेप्ट है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके से इसी क्वेश्चन को कैसे करेगा वो, 9 व्यक्तियों का औसत वजन दे देगा आपको, उसमें से कहेगा पहले 4 का इतना है, अगले वाले 4 3 का इतना है, तो 7 का हो गया, और 8वें और 9वें में ये रिलेशन है, तो जो सम आएगा वो 8वें 9वें का आएगा, आपका 8th और 9th का आएगा। या तो उसका डिफरेंस दे देगा, या उनका रेशियो दे देगा, या उनमें से किसी का वेट दे देगा, दूसरे वाले का पुटअप कर लेगा आपसे। क्लियर माय पॉइंट। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमने अलग अलग थीम पर करे हैं, क्योंकि लास्ट में अगर 2017 में ये क्वेश्चन पुटअप किया है, तो जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए 9 पर्सन का जो एवरेज है वो 50 है भाई, यानी कितना हो गया, 450 किलो हो गया 9 पर्सन का एवरेज। अब उसने क्या कहा, पहले 5 का जो एवरेज है वो कितना है, 45। तो आपने कहा 2 2 5, लास्ट 5 का कितना है 55, तो आपने कहा ये आएगा 275। तो आपने कहा 10 लोगों का जो टोटल वजन है वो कितना आ जाएगा भाई आपका, तो आपने कहा 75 और 25 100, और 200 200 400, तो ये कितना आ जाएगा 500 kg। आपने कहा कितना डिफरेंस आ रहा है सर, 50 kg। कितना डिफरेंस है, 50 kg। तो ये जो 50 kg है, यही किसका वेट है आपका,
पांचवें व्यक्ति का। किसका वेट है? पांचवें का। अब लेकिन अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एवरेज इज द मिड वैल्यू, और मिड में ही कौन है? फिफ्थ पर्सन, और उसने ऑलरेडी कहा है कि 9 व्यक्तियों का एवरेज 50 है। बट इस तरह के क्वेश्चन में कहीं कहीं ये सेट हो जाएगा, कहीं कहीं नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 5 व्यक्तियों का एवरेज लगातार नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, 5 लगातार संख्याओं का औसत 50 है। 5 लगातार संख्या, अगर लगातार इसमें लगा दूं, लगातार कंटिन्यूअस कॉन्जुगेटिव लगा दूं अगर वर्ड, फिर 100% गारंटी के इन एवरी कंडीशन द आंसर विल बी सेम। इस कंडीशन में हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इसमें अलग अलग है। वो लगातार भी हो सकता है, आगे पीछे उनमें डिफरेंस अलग अलग भी हो सकता है। तो समटाइम इट विल बी और समटाइम इट विल नॉट। बट जब लगातार कॉन्जुगेटिव की बात करेगा तब 100% होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था कि जब लगातार की बात करेगा, अगर मैं कहूं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 लगातार संख्याएं कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, इनका एवरेज मान लिया 50 है, तो फिफ्थ थर्ड नंबर बताइए। मैंने कहा 50। 100%। ये तो अलग अलग हो सकते हैं, बट ये तो 100% 50 होगा अगर कॉन्जुगेटिव है तो। फर्स्ट वाले और लास्ट वाले का एवरेज पूछ ले, मैंने कहा 100% 50। क्यों? क्योंकि ये जो भी, मान लिया ये नंबर 50 है, आपने कहा इसमें जितना माइनस करोगे उतना प्लस करोगे, तो ओवरऑल जब सम करोगे तो वो सेम 100 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो फर्स्ट और लास्ट का एग्जैक्टली वाला नंबर और एवरेज तीनों सेम होंगे, एग्जैक्टली सेम। कब? जब ये कॉन्जुगेटिव होंगे तब। बाकी कंडीशन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर माई पॉइंट? उस पर क्वेश्चन बनाया नहीं है, लेकिन बनाया जा सकता है फ्यूचर में। या ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, यही पॉइंट्स हेल्प करेंगे आपकी डेटा सफिशिएंसी में। वहां सॉल्यूशन नहीं करना, ये पॉइंट्स ही हेल्प करेंगे कि डेटा सफिशिएंसी में एवरेज काम कैसे करता है। वहां सॉल्यूशन थोड़ी करना होता है, बस गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बताना होता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर। वी कैन फाइंड द आंसर बाय यूजिंग द डेटा गिवन इन स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड। क्लियर? और अगर ये अप्रोच आप सीख गए तो डेटा सफिशिएंसी में आप नॉर्मल स्टूडेंट से ज्यादा नंबर लेके आएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेटा सफिशिएंसी आजकल सी सेट में और नंबर सिस्टम। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई समझ आ रही है यहां तक की चीजें? क्लियर? अब देखो, जिसने भी एवरेज की क्लास पूरी अटेंड की होगी या एवरेज पहले से पढ़ा होगा, तो उसको पूरी चीजें कनेक्ट हो रही होंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया आपको सेम। जितने भी आपके पीवाईक्यूज होंगे, पीवाईक्यूज साथ साथ कराने का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है ताकि आप ये समझ पाएं कि आपका जो एवरेज टॉपिक हमने स्टडी किया या कोई भी टॉपिक हमने स्टडी किया, तो उसकी रेलिवेंसी क्या है, जो कंटेंट आपके पास जा रहा है उसकी रेलिवेंसी क्या है। ठीक है, चलिए। द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40, कि 100 विद्यार्थी हैं, उनका जो औसत प्राप्तांक है वो 40 है। 100 का एवरेज हमने मार्क्स निकाला तो 40 आया, बट it was found later that marks of one student were 53 which were misread as 83। एक बच्चा था उसमें से, बाद में पता चला कि एक बच्चे के जो ओरिजिनल मार्क्स थे वो कितने थे? 53, बस उनको मिसरीड कितना कर लिया? 83। तो मार्क्स ज्यादा रीड हुए या कम मिसरीड जो हुए? बताइए, ज्यादा या कम? ज्यादा हुए। भाई असली मार्क्स जो ओरिजिनल मार्क्स थे उसके 53 थे, मिसरीड कितने किए गए? 83। इसका मतलब 30 मार्क्स ज्यादा दे दिए गए। अब मैंने कहा जब 30 मार्क्स ज्यादा ऐड हो जाएंगे तो वो एवरेज को बढ़ाएंगे, यानी एवरेज कम होना चाहिए था। आपने कहा कितना कम होना चाहिए था? मैंने कहा वो जो 30 ज्यादा हुए हैं वो 30 जब हम कम करेंगे टोटल में से, तो उस 30 से हर एक के हिस्से में जितना आएगा उतना एवरेज कम आना चाहिए था। कितने लोग हैं टोटल?
100, जब 100 लोगों में मैं 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो हर पर्सन को कितना 0.3, यानी हर एक बच्चे को 0.3 मार्क्स कम मिलने थे, तो एवरेज 0.3 कम आना था, यानी एवरेज आना था 39.7। बताओ पेन पेपर की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। दोबारा समझिए, क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट वाज 40। भाई 100 स्टूडेंट है, उनका जो एवरेज है वो कितना है? 40 है। इट वॉज फाउंड लेटर, लास्ट बाद में पता चला कि एक मिस्टेक हो गई इसमें कि अ स्टूडेंट गॉट द मार्क्स 53 बट दैट इज मिसरीड 83। तो मैंने कहा कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे यहां ये नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चन को 4 बार पढ़ के भी कि उसको नंबर ज्यादा मिले या कम मिले। तो आप बताओ नंबर ज्यादा मिले या कम? आपने कहा उसके ओरिजिनल मार्क्स कितने थे? 53, मिसरीड कितने किए गए? 83। सर उसको गलती से रॉन्गली 83 मिल गए, जबकि उसके राइट मार्क्स कितने थे? 53। तो आपने कहा सर उसको 30 मार्क्स ज्यादा मिले, यानी ओरिजिनली मिलने क्या थे ऐसे लिखना पूरा, गॉट बाय मिस्टेक, उसको 30 मार्क्स कम मिलने थे। मैंने कहा जब टोटल में 30 ज्यादा ऐड हुआ होगा तो एवरेज डेफिनेटली ज्यादा आया होगा, तो जो ओरिजिनल एवरेज है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपने का जो सम आपने किया है उसमें 30 ज्यादा ले लिया आपने, उसमें 30 आपको कम करना पड़ेगा। मैंने कहा तो एक तरीका तो मेरे पास ये है, इसका टोटल क्या पता करूं मैं, मल्टीप्लाई करके टोटल, फिर उसको 30 लेस करूं, फिर उसको 100 से डिवाइड करूं, देन गेट द आंसर। अब यहां तो चलो कैलकुलेशन ईजी है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट आ गई तो कैसे करेंगे? आपने कहा तो इसीलिए तो हमने एवरेज का कंसेप्ट सीखा है, उसका एप्लीकेशन इसीलिए तो सीखा है कि एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आपने कहा इस 30 नंबर में से हर एक के हिस्से में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, जितना हर एक के हिस्से में आएगा उतने कम मार्क्स मिलने थे हर एक पर्सन को, और जितना हर एक पर्सन में डिक्रीज या इंक्रीज करोगे डेट विल बी ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन द एवरेज। एग्जैक्टली समझ आया पॉइंट? तो आपने कहा इसको 30 नंबर ज्यादा मिले 30 कम मिलने थे, यानी इस 30 को अगर आप 100 लोगों में डिवाइड करोगे तो हर एक पर्सन को 0.3 मार्क्स कम मिलने थे। तो मैंने कहा जब इसमें से 0.3 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, भाई कम मिलने थे तो कम आना था ना, तो आपका कितना आएगा आंसर? 39.7। ऐसे 3-4 क्वेश्चन हमने आपकी शीट में डिस्कस किए हैं। मैंने केवल वही क्वेश्चन वही कंसेप्ट रखे हैं, क्योंकि देखिए जब 4 से 5 बार मैंने पेपर को एनालाइज किया 2011 से 24 के, तब जाके चीज समझ में आई, क्योंकि कोई भी मार्केट में बुक आपको ऐसी नहीं मिलेगी प्रॉपर अभी सीसेट की जिसमें आपको मिनिमम और रेलिवेंट कंटेंट मिल जाए। इतनी मोटी मोटी बुक्स मिलेंगी उसमें सब कुछ वो भर देंगे, फिर कहेंगे इससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन इतनी मोटी बुक पढ़ना वो पॉसिबल नहीं है, टीचर के लिए भी नहीं है, स्टूडेंट को तो छोड़िए। टीचर खुद बैठ जाए एग्जामिनेशन में जाके वो कहे कि मैं 80 आउट ऑफ 80 कर दूंगा, पॉसिबल नहीं है मेरे या किसी के लिए भी, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। क्लियर है? आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे ना यहाँ, उन सारे क्वेश्चन में आप एक कॉमन चीज पाएंगे कि उन 4 पॉइंट्स के दायरे के बाहर कोई क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं उन 4 पॉइंट्स के बाहर आपका एवरेज में। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन भी देख सकते हैं। दूसरा क्या है कि भाई आपका देखो 40 आएगा नहीं, 40.3 आएगा नहीं, बचे इन दोनों में से, और 39 में से करेंगे तो आपका वो एग्जैक्टली पता चल जाएगा 1, है ना? तो वो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मैंने कहा लेकिन बाय ऑप्शन हमें एप्लीकेशन सीखना जरूरी है। ऑप्शंस तो ऑलवेज हेल्प करते हैं सी सेट के अंदर, सॉरी मतलब यूपीएससी के अंदर। भाई जो प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1 में अगर आप, जो बच्चा ऑप्शंस का यूज करना जानता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो वो स्टेटमेंट में जब 1 2 1 2 3 3 2 ओनली 1, तो वो फिर उनकी हेल्प से एलिमिनेशन मेथड तो वो यूज इन, एलिमिनेशन है क्या? एलिमिनेशन यही तो है, ऑप्शन हटाना, और दैट इज अ स्मार्ट अप्रोच। कैन आई रफ? नेक्स्ट
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको अच्छे से करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन along with their parents. The average of weights of the children and their mother is 50 kg. एक फैमिली है, उसमें 2 बच्चे हैं, along with their parents, यानी टोटल मेंबर कितने हो गए? 4। भाई 2 पेरेंट्स और 2 बच्चे। द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर, अगर उन दोनों बच्चों का और मदर का एवरेज वेट की बात करें तो कितना है? 50। तो टोटल वेट कितना आएगा? 3 लोग हैं, 50 इंटू 3 यानी 150 kg। यानी चिल्ड्रन 1 प्लस चिल्ड्रन 2 प्लस मदर का जो वेट है वो 150 kg हो गया। द एवरेज वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52। अब एक बात बताइए, इफ द वेट ऑफ द फादर इज 60 देन व्हाट इज द वेट ऑफ द मदर इज। अब मुझे एक बात बताइए, जो चिल्ड्रंस हैं, चिल्ड्रन तो फर्स्ट वाले पार्ट में भी कॉमन है और सेकंड वाले में भी कॉमन है, राइट? वहां एवरेज 50 आ रहा है और यहां एवरेज 52 आ रहा है, तो कितना ज्यादा आ रहा है एवरेज? तो यानी हर एक केस से में 2-2 इंक्रीज हुआ है, टोटल में 6 इंक्रीज हुआ है। यानी यहां जो टोटल वेट है वो 6 kg ज्यादा है। यानी जो फादर है, अब देखो मैं बता रहा हूं बिना पेन पेपर के कैसे सोल्व करेंगे। इसका मतलब जो फादर है उसका वेट मदर से 6 kg ज्यादा है। गेटिंग माई पॉइंट? फादर जो है मदर से 6 kg ज्यादा वेट के हैं। इसका मतलब अगर फादर का वेट 60 है तो मदर 6 kg कम की होंगी, मदर होंगी 54 kg की। बात खत्म। बट अगर अप्रोच जानते हैं तो आप, नहीं जानते तो फिर पेन पेपर तो आप चलाएंगे। कैसे भाई? चिल्ड्रन 1 प्लस चिल्ड्रन 2 प्लस मदर का एवरेज वेट कितना है भाई? 50। तो टोटल कितना होगा? 150 kg। चिल्ड्रन 1 प्लस चिल्ड्रन 2 प्लस फादर 52 इंटू 3 तो कितना होगा? 156 kg। तो मैंने कहा जब इनका डिफरेंस की बात आएगी तो मदर माइनस फादर कितना आ जाएगा? 6। मदर माइनस इसका कितना है? 60। अब क्या करेंगे हम? सॉरी कितना है? फादर का दिया है मदर का? अच्छा सॉरी, तो हम क्या करेंगे? मदर में से फादर का थोड़ी, तो फिर हाँ ठीक है, m माइनस एफ इजिकल टू कितना आएगा? माइनस माइनस आएगा ना, ये भी 6। तो मैंने कहा यहां पर m माइनस ये कितना आएगा आपका? 60 इजिकल टू माइनस 6। तो m इजिकल टू कितना आएगा? 60 माइनस 6 इजिकल टू 54। बट मैंने कहा इतना सब करने की जरूरत नहीं है। जब दोनों बच्चों की और मदर की एज की हम बात कर रहे हैं तो 50 आ रहा है एवरेज। जब फादर और दोनों बच्चों की एवरेज एज ले रहे हैं तो 52 आ रहा है। एवरेज कितना ज्यादा आ रहा है? 2। तो मैंने कहा एवरेज 2 कब ज्यादा आएगा? जब हर एक के हिस्से में 2 इंक्रीज होगा। तो टोटल कितने पर्सन है? 3। तो 3 के हिस्से में कितना? 6 kg। यानी यहां जो 3 का सम है और वहां जो 3 का सम है उसमें 6 kg का डिफरेंस है। क्यों है और कौन सा ज्यादा है? फादर वाला। इसका मतलब फादर 6 साल बड़े हैं मदर से, क्योंकि बच्चों की तो दोनों जगह कॉमन एज है। ठीक, तो इसका मतलब अगर मदर की देके या तो फादर की पुटअप करेंगे या फादर की देके मदर की पुटअप करेंगे। क्लियर माई पॉइंट? तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। अब देखो अगर आप इस तरह से सोच पाएंगे तो आप बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को, और आपको सोचना पड़ेगा इसी तरह से अगर सी सेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो। ठीक, डन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें भाई। चलिए आप देखो, पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे बेसिक अप्रोच से, फिर करेंगे हम इसको डायरेक्ट अप्रोच से। क्वेश्चन क्या है देखिए, द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर हिज 5th इनिंग वॉज 46.4।
50 इनिंग जब उसने खेल ली तो उसका एवरेज स्कोर कितना था 46.4। अगर मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो हर एक पारी में उसने 46.4 46.4 46.4 रन बनाई। आफ्टर 60th इनिंग यानी जब उसने 10 इनिंग खेल ली और 10 इनिंग खेलने के बाद द एवरेज स्कोर इंक्रीज्ड बाय 2.6। तो 10 इनिंग में उसका कितना बढ़ गया 2.6। या मैं कह सकता हूं पहले 46.4 था, अब 2.6 अगर इंक्रीज हो जाएगा तो हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा 49। या मैं ये कह सकता हूं कि 50 में जो उसका एवरेज था वो 46.4 था, 60 में जो एवरेज है वो कितना है 49 है। तो अगर 2.6 इंक्रीज हुआ इन एवरी तो 60 के 60 में इंक्रीज हुआ होगा 2.6 2.6 2.6 2.6। तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ 2.6 इंटू 60। तो 26 6 जा कितने होंगे 6 6 जा 36 और 6 2 जा 12 यानी 156। इन 10 पारी में उसने 156 रन ज्यादा बनाई पहले वाले से। वो पूछ क्या रहा है आपसे पिछली 10 पारियों में एवरेज स्कोर कितना है उसका। ये जो 10 है ना, ये जो 10 बनाई उसने, इन 10 का एवरेज स्कोर कितना है उसका। तो कैसे पता करेंगे आप एवरेज स्कोर। भाई चलो देखो पहले तो मैं आपको डायरेक्ट बेसिक से बताता हूं, शायद आप समझ जाएं कि हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं करके बेसिक अप्रोच से जाएं तो कैसे करेंगे। आपने कहा सर 50 इनिंग है और एवरेज है 46.4, तो टोटल कितना आएगा सर 0 5 चौक 20, वही पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 ना। अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 और 2 32, 5 4 जा 20। आपने का टोटल इतने रन बनाए थे सर। अब उसने 10 पारी और खेल ली तो 60 पारी में उसका एवरेज कितना हो गया, क्योंकि 2.6 इंक्रीज हो गया। जब आप 46.4 में 2.6 इंक्रीज करेंगे तो कितना आएगा आपका 9, 49.0 आएगा। क्लियर। तो अब यहां एवरेज इतना हो गया तो 0 6 9 जा 54 और 6 4 जा 24 और 5 29। आपने का डिफरेंस कितना आएगा, कितना आएगा आपका 0 का 0, 4 से 2 गया 2, नीचे से 9 से 3 गया 6। आपने कहा इन 10 पारियों में जो उसने टोटल रन बनाए हैं ना सर, वो बनाए हैं 620। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट विल बी। तो इन 10 पारियों का जो एवरेज है सर वो कितना है 62। कितना है 62। अब अगर इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट करना चाहें, मान लिया अगर अगली वाली एक ही पारी होती तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती इस क्वेश्चन में, लेकिन पारी कितनी है 10। अब उसने कहा कि इन 10 पारियों में एवरेज कितना बढ़ा 2.6 2.6 2.6 2.6, यानी 10 पारियों में 2.6 तो 12.6। कितना बढ़ा 12.6। पहला एवरेज कितना है भाई 46.4। तो या तो आप इसको ऐसे समझो कि अगर पहले एवरेज कितना है, पहले एवरेज कितना था 46.4। अब अगर हर एक पारी में 46.4 46.4 46.4 46.4 बनाता कोई फर्क नहीं पड़ता, या पड़ता नहीं पड़ता। मैंने कहा अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, अब फर्क कितना पड़ा 2.6 इंक्रीज हो गया, 2.6 क्या हो गया इंक्रीज हो गया। मैंने कहा वो जो 2.6 इंक्रीज हुआ है वो कितनी पारी में इंक्रीज हुआ है आपका 10 पारी में इंक्रीज हुआ है। तो अगर 2.6 10 पारी में इंक्रीज हो गया, मैंने कहा अगर हम इसको एक पारी में अगली पारी में करते इंक्रीज तो अगली पारी में 49 हो जाता वहां से डिफरेंस, या हम इसका डायरेक्ट एवरेज कर देते कि 49 हो जाएगा, अगली पारी में 49 हो जाता, बात खत्म हो जाती वहीं। बट आगे पारी कितनी खेली है उसने 10,
पारी कितनी खेली है उसने? 10। और मैं कहूं कि भी अगर 10 पारी खेली हैं और हर एक पारी में भाई 2.64 इंक्रीज कब होगा? जब हर पारी में 2.6 2.6 2.6 2.6 ज्यादा बनाएगा। तो मैंने कहा 60 पारी में कितने ज्यादा रन बनाए होंगे उसने? 60 पारी खेल ली ना अब, तो आपने कहा 156। मैंने कहा ये जो 156 ज्यादा बनाए हैं ये कितने पारी में बनाए हैं? 10 पारी में बनाए हैं। तो 10 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, यानी अब जो एवरेज होगा उसका 50.6 ज्यादा आएगा। हर एक के हिस्से में 15.6 15.6 15.6 ज्यादा आएंगे। जब 15.6 और 46.4 को ऐड करोगे तो आएगा आंसर 62। बस यहां ये काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको। यहां ये काम तो हम अभी तक भी करते आए हैं ना, कि हर एक केस में कितना 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 इंक्रीज होगा। ये काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जितने नंबर ऑफ पारी, अगर यहाँ 2 पारी होती आगे वाली तो 2 से डिवाइड करते, 3 होती तो 3 से करते, 4 होती तो 4 से करते। गेटिंग माई पॉइंट? आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका किस पर है? ये क्वेश्चन वैसे हम सॉल्व करेंगे आपका किस में? टाइम एंड डिस्टेंस में कंसेप्ट पढ़ेंगे, बट मैं अभी एवरेज का यूज हुआ है तो यहां भी ये कंसेप्ट आपको सिखा देता हूं। हमने एवरेज का मतलब क्या स्टडी किया है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट अगर वो एवरेज स्पीड की बात करें, किसकी बात करें? एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड, स्पीड इक्वल टू व्हाट? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। या हम कह सकते हैं कि भी चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो इस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगी? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और टाइम इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अभी नेक्स्ट वाला टॉपिक जब हम स्टडी करेंगे तो टाइम एंड डिस्टेंस ही, वहां भी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। नॉर्मल सेंस में मतलब क्या है? एवरेज का मीनिंग क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट मैंने कहा एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस वाई, पहले एक्स प्लेस से वाई, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आर। मैंने कहा ठीक है। फ्रॉम y टू x एन एवरेज स्पीड ऑफ ट्वाइस ऑफ v किलोमीटर पर आर। अगेन फ्रॉम x टू y एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3y किलोमीटर पर आर। अगेन एंड y टू x एन एवरेज स्पीड ऑफ 4v किलोमीटर पर आर। तो उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की? 4। पहले x टू y, फिर y टू x, फिर x टू y, फिर y टू x। तो मैंने कहा सबसे पहले तो जो x से y की डिस्टेंस है वो कुछ ले लो, आप कुछ भी मान लो, डी लेट कर लो, क्योंकि हमें तो पता नहीं। तो मैंने कहा जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी चलेगी? डी प्लस डी प्लस डी प्लस, हमें तो एवरेज स्पीड बतानी है ना, टोटल कंप्लीट जर्नी में उस कार की एवरेज स्पीड क्या रही ये बताना है आपको। तो मैंने कहा अगर उसने टोटल डिस्टेंस की हम बात करें तो दैट इज 4 टाइम्स ऑफ डी। अब उसने कहा टोटल टाइम, मैंने कहा टाइम तो पता है नहीं, बट टाइम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? आपने कहा टाइम इक्वल टू क्या होता है सर? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस गिवन है, पहले जो डी किलोमीटर एक्स से वाई गई वो किस स्पीड से गई? v किलोमीटर पर आर की स्पीड से। तो पहली डिस्टेंस को डी को कवर करने में उसको इतना समय लगा, इसको कवर करने में उसको इतना समय लगा, फिर d बाई 3v, फिर d बाई 4, ऐसे ही करेंगे ना। तो ऊपर हो जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ d, नीचे हो जाएगा आपका एलसीएम कितना? बोलो एलसीएम 12v, तो v से 12 टाइम्स तो 12d, या मैं d को कॉमन ले लूं ना सब में,
है ना। तो 12 प्लस ऊपर 1 1 1 कर लूँ मैं, 2 से 6 4 और 3 कैंसिल आउट। ये कहाँ जाएगा, तो 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12 और 6 18, 18 और ये कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका 20, कितना आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 25, है ना। तो कितना आएगा ये आपका, 2 से तो कम आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है। इतने वी भी तो है ना इसमें। अब उसने ऑप्शन दिए हैं कि जो स्पीड है वो लाई किस किस के बीच में करेगी। मैंने कहा 1 और 2 के बीच में करेगी 100%, वी और 2v के बीच में नहीं करेगी। बताओ इसकी जो स्पीड है कितनी आएगी, 1 पॉइंट समथिंग आएगी ना, 1.92 के समथिंग आएगी। तो वो कहां करेगी, v और 2v के बीच में करेगी नहीं भाई। 1v 1.92v का मतलब क्या है, 1v और 2v के बीच में। कौन सा ऑप्शन है, ये लो ऑप्शन बी, खत्म कहानी। बच्चा जब ऐसे देखेगा ना इस क्वेश्चन को तो नॉर्मल स्टूडेंट तो डर जाएगा, स्किप करेगा तुरंत। बट क्वेश्चन में कुछ है नहीं, वो इंफॉर्मेशन ऐसे घुमा फिरा के दी है बस आपको उसने। नॉर्मल एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने डी कॉमन ले लिया, अब ठीक है, डी कॉमन ले लिया। 12 क्या लिया मैंने, एलसीएम। 1 से कितने टाइम, 12 टाइम, तो 12 1 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, ऐसी तो लेते हैं हम एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। डन, कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर 2-3 क्वेश्चन और बचे, फटाफट करते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में बताया है, सोचने वाला क्वेश्चन है, केवल केवल थिंकिंग का। जो सोच पाएगा, एवरेज को समझ पाएगा, वो देखते ही क्वेश्चन का आंसर बताएगा। मैंने क्लास में भी डिस्कस किया है वो क्वेश्चन। जो शीट्स आपको दी गई है वो प्लस पीवाईक्यू का एनालिसिस और टेस्ट सीरीज भी बहुत सोच समझ के बनाई है, फुल लेंथ भी और सेक्शनल भी। इतना कर लेंगे और कुछ ज़्यादा कंटेंट पे सी सेट में जाने के लिए ज़रूरत है नहीं आपको। आराम से आप 40 क्वेश्चंस के एलिजिबल डेफिनेटली हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम वही है कि बस इतना कर लें आप हाँ ये है, क्योंकि अभी भी क्या है ना, अभी देखो क्या है कि मोस्ट प्रोबेबली लगभग मान के चलिए फेब से बच्चा सिंसियर होना स्टार्ट होगा पीटी के लिए। जो पहले से 2 बार सी सेट में फेल हो गए, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। क्योंकि अभी आप देख लो चाहे डेटा निकाल के, 90% 80% स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन सी सेट, भले ही वो जीएस पेपर 1 में हो फेल हुए हैं, नहीं है जी सी सेट में तो है ही, ठीक है। और जब तक ये अप्रोच समझेंगे नहीं, पास होंगे नहीं। ये क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया था भाई। मैं डेटा को लिख के, जैसे आप डेटा को लिखेंगे क्वेश्चन समझ जाएंगे आप तुरंत। अगर आप इस बात को समझ पाए कि किसी व्यक्ति के आने से, अगर मैंने कहा 5 व्यक्तियों का कंसेप्ट समझ लीजिए, 5 व्यक्तियों का एवरेज अगर 40 है, अब अगर जो छठा व्यक्ति आएगा अगर वो 40 का ही आया तो सेम रहेगा, 40 से ज्यादा का आ गया तो एवरेज बढ़ेगा, कम का आया तो एवरेज डिक्रीज। अगर ये बात आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप 30 सेकंड में बता देंगे मात्र। देयर आर क्लासेस ए एंड क्लास बी। क्लास ए में जो है वो टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं और इसमें टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। क्लास ए हाईएस्ट स्कोर, क्लास ए का जो हाईएस्ट स्कोर है, इसको मैं एच से डिनोट कर देता हूं, हाईएस्ट स्कोर इसका 21 है और लोवेस्ट स्कोर इसका 17 है। यानी 17 से कम किसी स्टूडेंट के नहीं है और 21 से ज्यादा नहीं है। क्लास बी में जो स्टूडेंट है उनमें से जो हाईएस्ट स्कोर है वो 30 है और लोवेस्ट स्कोर 20। अब उसने कहा
4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू बी, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन, स्टेटमेंट आपको गिवन है। मैंने कहा अगर ए से मैं बी में ट्रांसफर करूंगा तो होगा क्या, एवरेज बढ़ेगा, एवरेज घटेगा या सेम रहेगा। आपने कहा सर देखिए, आप पहले इसमें से अगर मैं मान लूं कि भी घटेगा, तो आपने कहा इसमें से लोवेस्ट वाले लीजिए सर, लोवेस्ट वाले। मैंने कहा अगर लोवेस्ट वाले ले लिए तो 17, 18, 19 ऐसे हो सकते हैं आपके स्टूडेंट, 17, 17 वाले भी हो सकते हैं, 17 से नीचे वाले नहीं हो सकते। आपने कहा उस कंडीशन में तो 100% सर, अगर कम के जाएंगे, भाई यहाँ तो मिनिमम है ही 22, तो आपने कहा कम के जाएंगे तो घटेगा। मैंने कहा तो हाईएस्ट के ले लो, आपने कहा हाईएस्ट के भी लोगे तो भी घटेगा, क्योंकि यहाँ जो लोवेस्ट स्कोर है 22 है, 22 से ज्यादा का आएगा तो ही बढ़ेगा, यहाँ 22 का भी आ गया तो सेम रहेगा। मैंने कहा सेम रहने के भी चांस खत्म हो गए, क्योंकि इसका हाईएस्ट स्कोर ही 21 है, इससे कम स्कोर वाले ही जाएंगे। आपने कहा चाहे 4 ले जाओ, 10 ले जाओ, 5 ले जाओ, एवरेज कम ही होगा। तो उसने यही कहा है द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज, डेफिनेटली, तो ओनली, क्योंकि सेकंड क्या है, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास वी ए। हाँ हाँ ये बताओ, रुको हमने ये बताओ भैया, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज, क्लास ए इंक्रीज होगा डेफिनेटली। अगर इसमें से मैं लोग निकाल दूं, देखो ऐसे समझो इस बात को, इसमें जो एवरेज है मान लिया 17, 16, 15, 14 वाले, ये दो कंडीशन ली। मैंने कहा चलो इसकी तो कहानी क्लियर होगी, इसमें से 4 ये लोग निकाल दूं मैं, हाईएस्ट वाले, तो आपने कहा अगर हाईएस्ट वाले निकाल दिए तो सर डिक्रीज हो जाएगा, लोवेस्ट वाले निकाले तो इंक्रीज हो जाएगा। डेफिनेटली नहीं कह सकते सर, हाँ इसका कंफर्म है डेफिनेटली डिक्रीज ही होगा। अगर ये डेफिनेटली हटा देना फिर ये राइट हो जाएगा स्टेटमेंट, कैन बी, फिर हो सकता है अगर यहां से लोवेस्ट वाले लेके गए तो हो जाएगा, हाईएस्ट वाले लेके गए तो नहीं होगा। ठीक है, तो इन वर्ड्स पर जरूर ध्यान देना है भाई, पॉइंट्स पर, इन पर ध्यान देना है जरूर। क्लियर, कोई दिक्कत, बढ़े आगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन देखिए 2022 का है, द एवरेज ऑफ ए बी सी 40, एवरेज ऑफ बी डी ई 42 एंड द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू दैट ऑफ बी, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एफ। आप देखिए समझिए क्वेश्चन को, पहले लिख लीजिए, ए बी और सी का जो एवरेज वेट है वो कितना है भाई 40, तो 3 इंटू 40 यानी टोटल सम कितना आ जाएगा, बी डी और ई का जो एवरेज वेट है वो कितना है 40, तो कितना आ जाएगा। अब उसने क्या कहा है आपसे, बी डी ई है ना यहां, ठीक है। अब उसने कहा द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू दैट ऑफ बी, दैट ऑफ बी। आप मुझे ये बताइए बी और एफ का जो वेट है वो इक्वल है, बी और एफ का वेट कितना है, इक्वल है। तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूं, देखो ध्यान से, अगर बी इक्वल टू एफ है तो बी के प्लेस पे एफ रख सकता हूं ना, क्योंकि देखो मेरे पास ए बी सी का है, यहां देखो ध्यान से, यहां ए बी सी का है, डी ई एफ का चाहिए, बट उसने दिया है बी डी ई का, बट एक कंडीशन भी दे दी उसने, बी का एफ के इक्वल है, यानी बी के प्लेस पे एफ रख दो, काम हो जाएगा, सम आ जाएगा, हमें अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, हमें तो सम ही तो चाहिए। तो मैंने कहा बी के प्लेस पे एफ नहीं रख सकता, उसने हिंट दिया, एग्जैक्ट नहीं दिया, तो एफ प्लस डी प्लस ई, तो डी ई एफ, इसको आगे पीछे भी लिख सकता हूं मैं,
तो ये किसका सम आ जाएगा अगर इन दोनों को ऐड करूंगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। कितना आएगा सम? 246। और कितने ऑब्जर्वेशन है ये? तो कितना आएगा? 40। यही पूछ रहा बस। लो, जो इस बात को नहीं पकड़ पाएगा ना, इस चीज को, वो यहां फंसेगा बच्चा इस क्वेश्चन में, यहां। ठीक है। डन। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। ये 24 यानी इसी साल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ऐसे डिजाइन किया गया डराने के लिए। टाइम एंड वर्क में हमने ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं, इसमें एवरेज का कंसेप्ट उसने यूज कर दिया, थीम वही रखी। क्वेश्चन क्या कहा है उसने, देखो। अगर आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट से क्वेश्चन को आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन में अगर अच्छे से राइट डाउन करके समझ लिया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसी साल का क्वेश्चन है ये। वेट ऑफ 6 बॉयज इक्वल टू वेट ऑफ 7 गर्ल्स, राइट? इक्वल टू वेट ऑफ 3 men इक्वल टू वेट ऑफ 4। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। इफ द एवरेज वेट ऑफ वुमन इज 63, एक वुमन का दिया है कितना? 63। तो 4 वुमेन का कितना हो जाएगा टोटल वेट, वो पता कर लोगे आप। और उसने किसका पूछा है? व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ बॉयज। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ बॉयज? बॉयज या बॉय? देखते हैं। उसने कहा 4 वुमन का जो एवरेज वेट है, एवरेज वेट ऑफ वुमेन, सारी वुमेन्स का, प्लूरल है ना, तो सारी वुमेन्स का कितना है? 63। तो टोटल वेट कितना आ जाएगा? ये किसका आया? 4 वुमेन का टोटल वेट आया। अब जो 4 वुमेन का है वही 6 बॉयज का है। 6 बॉयज का भी कितना आएगा? अब वो क्या पूछ रहा है? बॉयज का क्या पूछ रहा है? एवरेज वेट। तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय, तो इनका एवरेज कितना आएगा भाई? तो एवरेज आएगा 252 kg टोटल वेट है और टोटल 6 बॉयज हैं, तो कितना आएगा? 6 4 जा एंड 6। सर खत्म कहानी। ये लो, ये कंसेप्ट हम कहाँ पढ़ते हैं, ऐसे कहाँ लिखते हैं? टाइम एंड वर्क में लिखते हैं, मिक्स प्रोपोर्शन में। तो क्या होगा, उसने इस इंफॉर्मेशन को ऐसे घुमा के दे दिया। ठीक है, कंसेप्ट तो वही यूज हुआ ना। क्लियर? तो वो जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए वो आपको ध्यान रखने हैं एवरेज के अंदर। इज दैट क्लियर? डन। चलिए फिर क्लास ओवर करते हैं। कल आपका या तो डायरेक्शन का आपका एक, क्योंकि बचा हुआ है पीवाईक्यू, तो डायरेक्शन का पीवाईक्यू करेंगे कल। अच्छे क्वेश्चन हैं डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन टॉपिक हमने कंप्लीट, एंड डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट द टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड वर्क कंप्लीटेड, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप सिस्टम, मिक्स प्रोपोर्शनल फिनिश्ड, सब हो गए।